नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएसके भंडार पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में एग्जाम पूर्व के द्वारा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुनः भर्ती परीक्षा 2024 के लिए वॉल्यूम 2 लॉन्च किया गया था। उसका आज अपना ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो इसके अंदर जितने भी 75 प्रश्न हैं यूपी जीके, जीके, जीएस और हिंदी के, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। और इससे पहले मैं 6 शॉर्ट है अपलोड कर चुका हूं, तो उन 6 सेटों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इस 7वें सेट के प्रति आपकी क्या राय आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और उनसे भी कहिएगा आप इसे लगाइएगा और अपना स्कोर है वो चेक कीजिएगा आपने कितने प्रश्न सही बनना है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मामूली चीजों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया। तो ये किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो इस उपन्यास को लिखा है अर्धवंती राय ने। एक का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 एक के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति है। तो कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति, तो ये है उपराष्ट्रपति। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। तो कौन सा होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। 4 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। तो हम्पी ये है कर्नाटक का। सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजना और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी किसके पास है, तो ये जिम्मेदारी सूचना और प्रशासन मंत्रालय के पास। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवां का। चलिएगा, सातवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है, तो ये पुणे में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में, ये भी बात आपको याद रखना है। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो ये हेल्पलाइन नंबर है 1098। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंक वाले पुलिस अधिकारी हैं। तो कौन से हैं, तो ये हैं डीजीपी, जिसे हम पुलिस महानिदेशक बोलते हैं। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि सरकार का यह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है, तो इसमें राजस्व बजट शामिल है। 10 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई। तो किसकी की गई, तो ये की गई कुषाणाओं की। सी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन काल के दौरान बंगाल का विभाजन किया था। तो ये विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वां का। चलिएगा, 13वां प्रश्न है आपके सामने कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है हॉर्टिकल्चर के नाम से। 13 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है कोच्चि को। 14 का बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था। तो कितने चरणों में हुआ था, तो ये हुआ था 2 चरणों में। 15 का बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि मोगांव गुफा, जिन्हें हजारों बौद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये हजारों बौद्धों की गुफाएं हैं वो कौन से देश में स्थित है, तो ये स्थित है चीन में। 16 का डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है। तो ये किन नदियों के संगम पर होता है कुंभ मेला, तो ये होता है गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के तट पर। ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये निभाता है उद्योग के। 18 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये लखीमपुर खीरी में। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, अगला 20वां प्रश्न है आपके सामने कि
2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो इसका नाम क्या हो गया? तो इसका जो नाम हो गया वो हो गया मानवाधिकार परिषद। 20 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि एनआईए का पूर्ण रूप है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? 21 का आपको बताना है। तो इसका होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी 21 का डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम लिखित में से क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन अजय। 22 का ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते के बीच फिर मतलब की बातचीत फिर शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? 23 का आंसर आपको बताना। तो ये की है श्रीलंका ने। 23 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो बताओ ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 24 का, तो ये हो जाएगा कोच्चि। बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? ये आपको बताना। तो ये स्थान हासिल किया द्वितीय। 25 का बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता हो तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। देख लो अपने मन से नहीं लगता कि लाइक की कितनी संख्या है, आप एक लाइक कर दोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ हमारे भाई बहनों को पसंद जरूर आ रही है। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका जो नाम है वो है आपका, फटाफट से बताओ। तो इसका नाम है सिया राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी माफी चाहता हूँ, ये अयोध्या का नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम था, तो इसका नाम था महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका नया नाम बदल दिया गया, अब आपको नया नाम है बताना उस ऑप्शन के हिसाब से, वो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर था। 27वां प्रश्न है आपके सामने, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? 27 का आंसर तो ये हो गई है रूस की। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उसमें कौन थे आरबीआई गवर्नर? तो ये थे डॉक्टर उर्जित पटेल। 28 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 29वां प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? तो बताओ 29 की समय सीमा। तो ये समय सीमा 24 घंटे के भीतर। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया था? तो ये जीएसटी कब हुआ था? तो जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। 30 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? तो मोहम्मद शमी ने जीता। 31 का डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है जीके जीएस का 32वां, क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो कहाँ की मुद्रा क्यात? तो ये म्यांमार की। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी? कौन से मंत्रालय लॉन्च किए? तो ये लॉन्च किया पर्यटन मंत्रालय ने। 35 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? तो क्या है चंद्रयान 3 के रोवर का नाम? तो इसका नाम है प्रज्ञान। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का। 37वां प्रश्न है आपके सामने, हाल ही प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है वाराणसी में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
38वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो ये परमवीर चक्र है। 38 का डी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये जीके जीएस के 38 प्रश्न पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिएगा, आप 39वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा गलत है? तो ये दित्ती भाई बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तो सेठ शब्द का जो तत्सम है वो है सृष्टि। 40 का डी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इनमें से सरस्वती का जो पर्यायवाची है वो कामनी नहीं है। 41 का बी ऑप्शन है, वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला आता है आपका प्रश्न क्या 42 है कि घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसके लिए एक शब्द वो है परिव्रजक। 42 का ए ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में नियत और नियात के सही अर्थ भेद का चयन कीजिएगा। तो आगे वाला जो नियत है इसका जो अर्थ होता है वो होता है निश्चित और पीछे वाला जो नियत है इसका अर्थ होता है इरादा। 43 का बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? तो बताओ इनमें से कौन से वाक्य में है मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? 44 का आंसर। तो पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवन्य छोड़ने लगी, यानी हवन्य उड़ने लगी होती, छोड़ने नहीं होता, यानी ये गलत हो जाएगा। 44 का डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 45 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो बताओ इनमें से कौन से विकल्प में सभी स्त्रीलिंग है? 45 का आंसर आपको बताना है। तो ये है शीशम, नर्मदा, ये सब ये स्त्रीलिंग है। 45 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बताओ गुरु का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो गुरु का बहुवचन होता है गुरुजन। 46 का डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो बताओ अपादान इनमें से किस में है? तो मेज से पुस्तक गिरी, इसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ। 47 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वर्णिम शब्द में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है? तो स्वर्णिम शब्द में इम प्रत्यय है। 48 का डी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो कौन सा है संग्राम में? 49 का आंसर आपको बताना है। तो संग्राम में सन और ग्राम इसका मूल शब्द हो जाएगा। 49 का बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? तो कौन सा है? तो अव्ययीभाव समास इनमें से भरपूर। 50 का डी ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। 51 का सी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि लघु उत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा लघु प्लस उत्सव। 52 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न है आपके सामने कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? तो योजक चिन्ह जोड़ता है। 53 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो 4 लीटर यह एक परिणामवाचक विशेषण है। 54 का बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला आ जाता है प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? तो बताओ इसमें कौन सी क्रिया? 55 का आंसर आपको बताना। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। 55 का ए ऑप्शन वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 56वां प्रश्न है आपके सामने पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। यह वाक्य किस काल का है? तो ये कौन से काल का वाक्य है? तो ये सामान्य भविष्य काल का है। 56 का ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न आपके सामने कि मुझसे पत्र लिखा गया है। वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? तो मुझसे पत्र लिखा गया, इसमें कर्म वाच्य होगा। 57 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है आपके सामने घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो घाव पर नमक छिड़कना इस मुहावरे का अर्थ होता है दुखी को अधिक दुखी करना। 58 का डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि मूक का विलोम शब्द क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा? मूक। तो मूक का विलोम शब्द आपको पता है वाचाल है। 59 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगे
तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 60वां प्रश्न है आपके सामने कि बेकार से बेकार वाली लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। 60 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। 61 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्ध सममात्रिक छंद है। तो बताओ इनमें से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद। 62 का आंसर आपको देना है। तो ये है दोहा। 62 का बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि राम कृपा भाव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बताओ 63 में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। 63 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है आपके सामने अंक का अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है। तो अंक का अनेकार्थी क्या होता है। तो ये होता है संख्या। 64 का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपके लिए 65 से लेकर के 69 तक है गद्यांश। तो गद्यांश को आप वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप लोग आंसर मिला लीजिए, क्योंकि गद्यांश को हर एक अभ्यर्थी पूरा कर लेता है और इसके एक भी प्रश्न गद्यांश के गलत नहीं होते हैं। चलिएगा तो 65वां प्रश्न है आपके सामने कि एक उपयुक्त शीर्षक दीजिएगा। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 65 का। तो ये हो जाएगा प्रसन्नता एक वरदान है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 66वां प्रश्न है आपके सामने कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। आशा स्पष्ट कीजिएगा। तो इसका आशा क्या हो जाएगा 66 का। तो ये होता है हंसी मन की आनंद को बाहर प्रकट करती है। 66 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है आपके सामने आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया। तो क्यों कहा गया। तो वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है, ये इसलिए कहा गया प्रबल इंजन आनंद को। 67 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो कौन सा है प्रफुल्लित शब्द में। तो इसमें प्र है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि सुयोग वैद्य रोगी के लिए क्या करता है। क्या करता है। तो जो सुयोग वैद्य है वो रोगी के लिए आशा और उल्लासमय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। 69 का सी ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है आपके सामने कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो बताओ कामसूत्र को किसने लिखा। 70 का आंसर आपको देना है। तो इसे जो लिखा है वो लिखा है बादशाह ने। 70 का एकदम सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हो कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। 71वां प्रश्न है कि निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी। तो इन चारों में से कौन सी है संत कबीर की कृति बताइए रचना। तो ये है संत कबीर की बीजक, जो 71 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है आपके सामने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो कौन है मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि। चारों ऑप्शन में से तो विद्यापति है, ये मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। 73वां प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो बताओ इनमें से एक शब्द है जो क्रिया विशेषण है। 73 का आंसर आपको देना है। तो धीरे धीरे जो शब्द है ये क्रिया विशेषण है। 73 का बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो बताओ इनमें से कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। चारों ऑप्शन है वो आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका हो जाएगा मुरारी है। 74 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75वां और अंतिम प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो पानी का अर्थ क्या होता है और पानी का अर्थ क्या होता है। तो पानी का अर्थ होता है जल और पानी का अर्थ होता है हाथ। यानी 75 का जितने भी लोगों ने बी ऑप्शन दिया उन सब का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग कम समय में इन 10 सेटों को लगा लीजिए, क्योंकि ये 10 सेट हैं वो आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। तो अगला पेड सेट आपके लिए 8 आने वाला है, तो वो सेट को भी आप लोग लगाइएगा और अपनी तैयारी का पता लगाए कि आपने अब तक क्या पढ़ा और आप इस सेटों के माध्यम से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।